हेलो साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की विधियों की जहां बात करें तो क्या आवश्यकता हुई व्यक्तित्व को मापने की, क्यों इसको मापा जाता है, क्या है व्यक्तित्व की संरचना, किस तरीके से इन विधियों को काम में लिया जाता है, व्यक्तित्व को मापने में कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, क्या तरीके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे साथियों। जहां बात करें व्यक्तित्व की तो साथियों, व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी संरचना का संगठनात्मक रूप, जो उसके व्यवहार में झलकता है, जो उसको देखने से हमें प्रतीत होता है, उसके साथ व्यवहार या बर्ताव से, उसके स्वभाव से हमें उसका पता लगता है। तो ये सब मिलके किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है साथियों। अब इस व्यक्तित्व को जानने के लिए, इसका पता करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के व्यक्तित्व का है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। क्या? एक तो व्यक्तित्व का बाहरी रूप, जिसे हम आसानी से अवलोकन करके, देख के, ऑब्जर्व करके या फिर उससे सामान्य बातचीत करके पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया व्यक्तित्व का बाहरी रूप, जिसको आसानी से हम देख के, अवलोकन करके या उससे बातचीत करके पता लगा सकते हैं। एक होता है व्यक्तित्व का वह रूप जो उसका आंतरिक होता है, जिसको हम देखकर, अवलोकन कर कर या सामान्य बातचीत के दौरान, सामान्य व्यवहार के दौरान उसको पता नहीं कर सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि वो आंतरिक होता है। लेकिन व्यक्तित्व दोनों से मिलकर बनता है, आंतरिक और बाहरी दोनों संरचनाओं से। तो साथियों, दोनों तरह के व्यक्तित्व को मापने के लिए, दोनों तरह के व्यक्तित्व को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियां प्रतिपादित की हैं, कुछ मेथड्स बनाए हैं। ऐसे मेथड्स जो बाहरी व्यक्तित्व को जानते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं, उन्हें कहा जाता है अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स, जो किसी व्यक्ति का अवलोकन करके, सामान्य बातचीत करके, साक्षात्कार करके, लगातार उसकी अध्ययन करके, उसकी हिस्ट्री जानकर या किसी सामान्य तरीके से उसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जो किसी व्यक्ति के अचेतन और अर्धचेतन की संरचना को पता लगाता है, और यह बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल है। अभी रिसेंटली पिछली क्लास में हमने डिस्कशन भी किया था कि व्यक्तित्व निर्माण में 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो साथियों, जो चेतन होता है वो तो सामान्य व्यवहार में झलक जाता है, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है, सामान्य बातचीत के दौरान, हाव भाव के दौरान, संवेगों के दौरान, अनुभूतियों के दौरान आसानी से चेतन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के अचेतन में क्या है, अवचेतन में क्या है, सबकॉन्शियस में क्या है, अनकॉन्शियस में क्या है, इन चीजों को जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने जो तरीके निकाले हैं, जो मेथड्स और विधियां निकाली हैं, उन्हें कहा जाता है प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स। दोस्तों, प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले फ्राइड ने इस्तेमाल किया था। यह प्रक्षेपण शब्द मनोवैज्ञानिकों ने किसी भी व्यवहार को प्रक्षेपित करने के रूप में इस्तेमाल किया। देखो, व्यवहार को कैसे प्रक्षेपित करना? एक व्यवहार जो सामने दिखाई दे रहा है वो तो पहले से प्रदर्शित है, वो तो पहले से प्रक्षेपित हो रहा है। लेकिन ऐसा व्यवहार जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा व्यवहार जो अचेतन में है, इस तरह की संरचनाएं जो अचेतन में है, अवचेतन में है, अर्धचेतन में है, जो सामान्य व्यवहार में, बातचीत में, अवलोकन में दिखाई नहीं दे रही है, उसके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाना, कुछ ऐसी टेक्निक अपनाना, कुछ इस तरह के उद्दीपक, घटनाएं, इवेंट उसके सामने प्रस्तुत करना, जिनके माध्यम से वह अपने अचेतन व्यवहार को प्रक्षेपित करे और फिर हम पता लगा लें कि हाँ, इसका वास्तविक व्यक्तित्व ये है जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे टेक्निक्स को, ऐसे तरीकों को कहा जाता है प्रक्षेपी मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड्स, प्रक्षेपी विधियां, जो अचेतन और अवचेतन का पता लगाती हैं। तो साथियों, बात क्लियर हुई। 2 तरह की संरचनाएं हैं, एक प्रक्षेपी विधियां, दूसरी अप्रक्षेपी विधियां। देखो, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है मेरे बैकग्राउंड में। जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड थीम इस बैकग्राउंड में, इस इमेज में होती है, पीपीटी पे। यहां एक व्यक्तित्व को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसके 3 फेसेस आप देख पा रहे हैं साथियों। एक फेसेस जो सबसे फ्रंट में है, यहां पे ये जो व्यक्ति है, ये जो युवक है, एकदम मुस्कुराता हुआ है, स्माइलिंग फेस इसका है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड इसका नजर आ रहा है, बहुत हैप्पी, प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व दिख रहा है। लेकिन इसी के राइट में इसी व्यक्ति का दूसरा फेस है,
इसके लेफ्ट में इसी युवक का दूसरा तीसरा फेस है। तो एक ही व्यक्ति के 3 तरह के फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 3 तरह का व्यक्तित्व है, 3 तरह की मनोदशा है, 3 तरह के सिचुएशन है इसके मेंटल प्रोसेस के, जो व्यवहार में फेस एक्सप्रेशन से हम कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं या जान पा रहे हैं। लेकिन अगर ये फेस पर आ रही है तो हम जान पा रहे हैं, लेकिन फेस पर नहीं आ पाती है, फेस पर नहीं आ पाती है, तो फिर हम कैसे जानेंगे? कोई व्यक्ति इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत स्माइलिंग उसका फेस है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके अचेतन में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर उसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। और साथियों, यही एक मूल कॉन्सेप्ट होता है, यही मेन चीज होती है जहां व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। जो दिख रहा है, जो प्रदर्शित है, जो व्यवहार में है, जो बातचीत में है, जो झलक रहा है, संवेगों में दिख रहा है, अनुभूति में दिख रहा है, वो तो वैसे ही पता चल जाएगा। वहां काहे की विधियां, काहे का मेथड, वहां काहे का मनोविज्ञान, मनोविज्ञान विधियां मेथड वहां असल में काम करते हैं जहां पर व्यक्ति का ऐसा व्यवहार, ऐसी अनुभूतियां, इस तरह के विचारों को बाहर लाया जाए जिनको वह छुपाना चाहता है, जिनको वह लाना ही नहीं चाहता है, जिनको प्रकट ही नहीं होने देना चाहता है। तो यह है व्यक्तित्व को जानने के वास्तविक तरीके जो प्रक्षेपी विधियों में सुझाए गए हैं। साथियों, कई बार हम देखते हैं कि सामान्य व्यवहार में कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी हमसे दोस्ती करता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करता है, धीरे 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 बहुत करीब हमारे आ जाता है, हम उस पर बहुत विश्वास करने लगते हैं, बहुत कुछ उसको दे देते हैं, बहुत कुछ उसको मान लेते हैं, जीवन में काफ़ी सारा अनुमति हम दे देते हैं उसको हमारे जीवन में आने की। लेकिन आगे चल के पता लगता है कि वह धोखेबाज निकला, उसने धोखा दे दिया, और हम सिर्फ पछताने के अलावा कुछ हमारे पास नहीं बचता है। हम बाद में कहते हैं कि यार मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा या गलती कर बैठी, मैं उसको पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अगर मुझे थोड़ा भी पहले पता लग जाता कि अमुक व्यक्ति इस तरह का है या अमुक महिला इस तरह की है, तो शायद ये स्थिति मेरे साथ नहीं होती, ये जो समय मुझे देखने को मिल रहा है ये शायद मुझे देखने को नहीं मिलता। तो साथियों, कहाँ कमी रही, कहाँ कमी रही इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की परिस्थितियों में कमी रही, हम उसके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो इतना चालाक था, इतना कनिंग था, इतना शार्प था कि अपने व्यवहार में उसने झलकने ही नहीं दिया कि उसके अंदर में क्या है और वो चाहता क्या है। इस तरह का व्यवहार उसका रहा, इस तरह का फेस एक्सप्रेशन उसका रहा, इस तरह की गतिविधियां और बिहेवियर उसका रहा कि हम जान ही नहीं पाए कि वास्तव में वह है किस नेचर का, उसका वास्तविक व्यक्तित्व जो उसके अंदर में है वो कैसा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल और जटिल सिचुएशन है। हम सब ईच एंड एवरी वन आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह के व्यक्तित्वों का सामना करते रहते हैं जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। अब थोड़ा सोच के देखो तनिक, अगर आपको ऐसी टेक्निक पता चल जाए, ऐसा तरीका आपको पता लग जाए कि किसी व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा है, उसका आपको आइडिया भी लग जाए, कुछ अनुमान भी लग जाए, कुछ आप जान पाओ, तो मुझे लगता है जीवन में कभी किसी व्यक्ति से तो एटलीस्ट हमें धोखा नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हमें चीट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति हमारा मिसयूज नहीं कर सकता। कब? जब हम उसके अचेतन को जान पाएं, उसके इंटरनल थॉट प्रोसेस को समझ पाएं, जो बाहर वो दिखाना चाह रहा है उसके अंदर के असली चेहरे को पहचान पाएं, जान पाएं। तो साथियों, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं ये विधियां जो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के मापन के लिए, व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए, व्यक्तित्व का अशेष करने के लिए बनाई गई हैं। साथियों, लंबे समय से मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व मापन पर काम कर रहे हैं। सबसे पुरानी विधि जो है, 2 तरह की विधियां मैंने आपको शेयर की, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। हम पहले आज के सेशन में प्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे, प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात करेंगे, और फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे अप्रक्षेपी विधियों की, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स की। साथियों, प्रक्षेपी विधियों की बात करें, प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात करें, तो जो प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, प्रक्षेपी विधियां होती हैं, वो अचेतन और अवचेतन को व्यवहार में प्रक्षेपित करती हैं, और उस व्यवहार में प्रक्षेपित होने के दौरान फिर जो मनोवैज्ञानिक होता है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या जो उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा होता है, वह परीक्षणकर्ता उसके व्यक्तित्व के बारे में जान पाता है, समझ पाता है या फिर उसकी व्याख्या कर पाता है। एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। अब
इस क्षेत्र में सबसे पहले जो काम किया, कई सारी विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां, जिससे व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। लेकिन हम यहां कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड मेथड्स की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनता है या जो ज्यादा प्रचलन में है साथियों। इनमें सबसे पुरानी और सबसे पहली विधि है शाही डब्बा इंक ब्लोट टेस्ट, जो स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोड्सा ने दी है। उसके बाद फिर एक और विधि आई जो CAT थी, चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट, लियोपोल्ड और बेल्लोक ने दी थी और उसको डेवलप किया था अर्नेस्ट क्रिश ने आगे चल के। उसके बाद एक और विधि आई जिसका नाम था TAT, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, जो मार्गन और मुर्रे ने दी हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विभिन्न कार्ड्स के माध्यम से इस तरीके को अपनाया है। उसके अलावा एक शाब्दिक साहचर्य है, एक शब्द वाक्य पूर्ति है। इस तरह के कुछ 4-5 मेथड्स हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं, जिनको हम आज के सेशन में बात करेंगे। दोस्तों, इन सारे मेथड्स में, सारी विधियों में कुछ ऐसे उद्दीपकों की मदद ली जाती है, कुछ बाहरी चीजों की मदद ली जाती है जिनसे उनके आंतरिक विचारों को लाने की कोशिश की जाती है, अचेतन और चेतन की संरचनाओं को प्रक्षेपित करने की कोशिश की जाती है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व मापन के लिए काम करती हैं और हम उनको कैसे समझेंगे, किस तरह उनसे संबंधित क्वेश्चंस को पेपर में सोल्व करेंगे। साथियों, व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियों को जैसे कि हमने डिस्कशन किया 2 भागों में बांटा है। एक है प्रक्षेपी विधियां, दूसरी है अप्रक्षेपी विधियां। इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टिव मेथड्स। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टिव मेथड्स। ये प्रोजेक्टिव मेथड्स हो गए साथियों, और ये हो जाएंगे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव जो है इसका मतलब होता है प्रक्षेपण, ये वाला प्रक्षेपण, ये प्रक्षेपण। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियां हो गई, किसके लिए हो गई? मैंने बताया आपको, अचेतन और अर्धचेतन मन के ज्ञान हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती हैं प्रक्षेपी विधियां। जिन विधियों से चेतन मन का ज्ञान किया जाता है, चेतन मन के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, चेतन मन के थ्रू व्यक्तित्व को जाना जाता है, उन्हें कहा जाता है अप्रक्षेपी विधियां। अब देखो, प्रक्षेपी विधियां क्या हैं? प्रक्षेपी विधियों में बालक के सामने कोई भी बाहरी उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं एवं इन उद्दीपकों के द्वारा बालक अपने अचेतन मन से प्रतिक्रियाएं करता है। बाहरी उद्दीपक रखे जाते हैं और इन उद्दीपकों के साथ बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कथनों के आधार पर या किए गए कार्यों के आधार पर मनोवैज्ञानिक या फिर व्यक्तित्व का पता लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेता है। जैसे किसी में कहानी लिखवाई जाती है, कार्ड दिखाए जाते हैं, शब्दों का साहचर्य बनाया जाता है, धब्बे दिखाए जाते हैं स्याही के। तो ये सब क्या है? कार्ड दिखाना, स्याही के धब्बे दिखाना, शब्द दिखाना, सेंटेंस दिखाना, इनकी पूर्ति करवाना, ये सब क्या है? ये बाहरी उद्दीपक हैं। क्या है? बाहरी उद्दीपक हैं। इन बाहरी उद्दीपकों से व्यक्ति के व्यवहार को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है और वो अपने अचेतन व्यवहार को इन उद्दीपकों के साथ कनेक्ट करता है और फिर व्यवहार में प्रदर्शित करता है, और इसी दौरान जो प्रयोग करता होता है वो उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेता है। साथियों, प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव जो है, ये शब्द बना है प्रक्षेपण से, प्रोजेक्शन से। प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण शब्द जो है वो साथियों सबसे पहले किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने, क्योंकि फ्राइड ही हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। पीछे हमने पढ़ा था एनालिटिक थ्योरी या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल लाइफ, इन सबको हमने पीछे पढ़ा था साथियों। तो समझते हैं प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए साथियों, पहली प्रक्षेपी विधि जो है वो है हमारी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। प्रासंगिक, यहां प्रसंग की बात हो रही है या फिर कथा की बात हो रही है, तो कथा कहें, प्रसंग कहें, ये कहानी के लिए होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। थीमेटिक मतलब किसी न किसी थीम की बात हो रही है, थीम का पता लगाया जाता है। थीम किसकी? किसी कहानी की, कथा की। उसकी थीम के आधार पर उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसकी अंतर्बोध, जो उसके अंदर में एप्रिशिएशन है,
उसका टेस्ट किया जाता है, अंदर की संरचना का, अचेतन और अर्धचेतन की संरचना का बोध किया जाता है, पता किया जाता है, उसको जांचा जाता है। किसके माध्यम से? किसी कहानी की थीम के माध्यम से, कथा या प्रसंग के माध्यम से। तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। हम इसको शॉर्ट में कहेंगे TAT के नाम से काफी प्रचलित है ये। साथियों, यह टेस्ट हमें किससे मिला है? यह टेस्ट दिया है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक मॉर्गन व मुर्रे ने, और यह 1935 में दिया गया है। इस टेस्ट में मॉर्गन और मुर्रे ने क्या किया? इस टेस्ट में मॉर्गन और मुर्रे ने 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल से अधिक आयु के बच्चे जो हैं उनके व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ कार्ड्स का इस्तेमाल किया। कार्ड्स की संख्या थी 30। इन्होंने क्या किया? 10 कार्ड्स ऐसे बनाए जिस पर महिलाओं के चित्र थे, 10 कार्ड्स ऐसे बनाए जिस पर पुरुषों के चित्र थे, और 10 कार्ड्स ऐसे थे जिन पर पुरुष और महिलाओं दोनों के चित्र थे। तो कुल हो गए 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के, 10 दोनों के कॉमन 30 कार्ड्स। एक कार्ड इस तरह का था जो खाली था, ब्लैंक था, तो 30 + 1 मूल कार्ड हो गए 30, एक ब्लैंक कार्ड हो गया। तो इन 30 कार्ड्स को दिखाकर बच्चों से उन कार्ड्स को दिखाया गया। मान लो एक कार्ड को दिखाया, एक कार्ड में किसी पुरुष का चित्र है, कोई गतिविधि में वो लीन है, किसी गतिविधि में है। बालक उस कार्ड को देखता है और उस कार्ड को देखने के बाद जो खाली कार्ड उस पर एक कहानी लिखता है। किसी महिला के चित्र को देखता है, फिर दोनों के चित्रों को देखता है। ऐसे कई सारे चित्र बच्चों को दिखा दिखा के एक टेस्ट लिया जाता है, कहानी लिखवाई जाती है उनसे। यह किसी बंद कमरे में होता है जहां पर दूसरे बच्चे नहीं होते हैं, अकेले बच्चे के साथ वो जो टेस्ट लेने वाला होता है वो होता है। बच्चे को शांत और एकांत का माहौल दिया जाता है, तब जाके बच्चा अचेतन कनेक्ट कर पाता है। तो उन चित्रों को देखकर बच्चा जो है कहानी लिखता है, और उस कहानी में उस बच्चे के द्वारा प्रयुक्त पात्रों के आधार पर, कहानी के बैकग्राउंड के आधार पर, घटना चक्र के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो हैं इस बात का पता लगा लेते हैं कि अमुक बालक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक बच्चा है, आपके स्कूल में पढ़ता है, सिंपल बच्चा है, 7वीं 8वीं का बच्चा है। इस बच्चे का आप TAT लेना चाहते हैं, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट करना चाहते हैं, व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं। आपने बच्चे को चित्र दिखाया, चित्र में क्या है? एक घोड़ा है एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है वो पहाड़ों के बीच में है। एक घोड़ा है और पहाड़ों के बीच में है। बस इतना एक चित्र दिखाया आपने, और उसके साथ एक युवक को दिखा दिया। बस इतना दिखाया तो 3 चीजें हो गई, एक युवक हो गया, साथ में घोड़ा हो गया, और उस पहाड़ों में एकांत निर्जन घने जंगल का सीन आपने दिखा दिया बच्चे को। अब बच्चे से कहा कि बेटा आप कहानी लिखो इसके ऊपर। ऐसे आपने एक बच्चे से कहा कहानी लिखने के लिए, एक बच्चे ने कहानी लिखी, फिर एक और कार्ड उसको दिखाया, दूसरी कहानी उससे लिखवाई। ऐसे ही आपने 10 बच्चों से उसी सेम चित्र को, सेम पिक्चर को दिखा दिखा कर कहानियां लिखवाई। एक बच्चे से 2 कहानियां, 3 कहानियां लिखवाई, फिर उनका आपने विश्लेषण किया। अब देखो कैसे है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने उस चित्र को देखकर कहा कि ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये जो घोड़ा है, इसमें ये युवक मैं हूं और ये मेरा घोड़ा है। हम जंगल में हैं, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, हम दौड़ रहे हैं, घोड़ा और मैं आगे आगे हूं, पुलिस मेरे पीछे है, ऐसे हम दौड़ रहे हैं, जंगल में बहुत आगे चले गए, ऐसे ऐसे कहानी आगे चली गई। ठीक, एक बच्चे ने लिखा कि ये युवक जो है वो जंगल में भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया है, रास्ता ढूंढ रहा है, ऐसे ऐसे कहानी को वो आगे बढ़ा देता है। एक बच्चे ने लिखा कि ये जो घोड़ा है वो प्यासा है या बीमार है, ये युवक इसकी मदद कर रहा है और इसको हॉस्पिटल तक या पानी तक लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। देखो तीन कहानियां मैंने आपको बताई। अब इन कहानियों के आधार पर, कहानियों में प्रयुक्त पात्रों के आधार पर, कहानी के घटनाक्रम के आधार पर या कहानी की थीम के आधार पर हम पता लगाएंगे कि इन बालकों के चेतन और अर्धचेतन में क्या चल रहा है। अचेतन, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, अचेतन और अर्धचेतन में क्या चल रहा है। जो पहला बच्चा है जो डाकू की बात करता है, पुलिस की बात करता है, भागने की बात करता है, विध्वंस की बात करता है, हम उसके इन शब्दों से, इन पात्रों से, इस कहानी की घटना से क्या पता लगाएंगे कि अमुक बालक जो हैं, इस बालक में कौन सी मूल प्रवृत्ति काम कर रही है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति काम कर रही है, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का बालक है, इसको ज्यादा क्रोध आता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है, ये हिंसात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ा रहता है। इस तरह के व्यक्तित्व का हमने उस कहानी से पता लगा लिया। एक बालक
जो कहानी में लिखता है कि ये घोड़ा जो है ये बीमार है, इसको पानी की प्यास लगी है, इसको लेके युवक पानी पिलाने ले जा रहा है। हमने उसको पढ़ के क्या पता लगाया कि ये जो बालक हैं ये सहयोगात्मक प्रवृत्ति का है, दयालु प्रवृत्ति का है, इस बालक में दूसरों की मदद करने की भावनाएं हैं, ये शांत प्रवृत्ति का है, रचनात्मक प्रवृत्ति का है। तो इस प्रकार विभिन्न बालकों के द्वारा लिखी गई कहानियों के आधार पर हम कहानियों में प्रयुक्त पात्रों, घटनाओं, बैकग्राउंड और थीम्स के आधार पर पता लगाते हैं कि किस बालक का व्यक्तित्व किस तरह का है। और कोई बालक सामने भले आपसे कहे या ना कहे, आपके पूछने पे कहे या ना कहे, क्योंकि वो डरता है, लेकिन जब कहानी लिखता है या कोई बात करता है या सपने में चीज़ों को एक्सप्रेस करता है या बेहोशी के बाद या नशे की हालत में जो व्यवहार करता है, साथियों ये अचेतन का व्यवहार होता है, जहां पर बालक चालाकी नहीं कर सकता, व्यक्ति चालाकी नहीं कर सकता। एक सही मायने में सच्चे अर्थों में सच्चा व्यवहार, सच्ची अनुभूतियां, सच्ची भावनाएं यही होती हैं। तो इस प्रकार इस विधि में जो है व्यक्ति के अचेतन मन का पता लगाया जाता है। एक बार आते हैं फिर से, कौन है इसके प्रवर्तक? मार्गन और मुर्रे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इसमें कुल कार्ड्स की संख्या है 30। देखो यहां पर प्रश्न पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है मार्गन और मुर्रे के परीक्षण में कार्ड्स की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 30, 31 नहीं होगा, आंसर केवल 30 होगा, क्योंकि मूल कार्ड तो 30 ही हैं, एक तो रिक्त कार्ड है। देखो 10 कार्ड महिलाओं वाले, 10 पुरुषों वाले, 10 पर दोनों के चित्र हैं और एक जो है ये रिक्त है, तो रिक्त तो हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन बाय द वे ऑप्शन इस तरह का आ जाए कि मार्गन और मुर्रे के टीएटी टेस्ट में कुल कार्ड्स की संख्या थी, ऑप्शन हो 29, 31, 35 और 37। ऐसे केस में क्या आंसर करेंगे? ऐसे केस में आंसर होगा 31, 30 और 1। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तब ही हमें 31 को आंसर करना है। अगर 30 ऑप्शन में है तो 30 ही मूल कार्ड्स की संख्या होगी, यह आपको ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूजिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। तो 10 कार्ड हो गए महिलाओं के, 10 कार्ड हो गए पुरुषों के, 10 दोनों के मिक्स हो गए, एक हो गया रिक्त कार्ड जो कहानी लिखने के लिए बच्चों को दिया जाना है। बच्चों की उम्र कितनी है? 14 वर्ष से अधिक। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कहानी लिखने की बात हो रही है, आपको याद रखना है कौन सा बच्चा लिख पाएगा? जो 14 साल से बड़ा है। तो कहानी लिखने के लिए 14 साल से बड़े बच्चों के लिए जो है आपका टीएटी इस्तेमाल किया गया है। यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया, महिला व पुरुषों के कार्ड दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और कहानी के आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहानियां लिखवाई जाती हैं। यह तरीका होता है हमारे टीएटी का, थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट का। देखो कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये एक पिक्चर है, ये टीएटी का मूल चित्र है। ऐसे ही एक पिक्चर ये भी है, ये भी टीएटी का चित्र है। आप इसमें क्या देख रहे हैं? महिला और पुरुष का चेहरा है। इसमें भी महिला और पुरुष दोनों आपको साथ में दिखाई दे रही हैं। आगे चलें, ये केवल महिला का है, ये दोनों ही इसमें चित्र में पुरुष हैं। तो कुछ में पुरुष थे, कुछ में महिलाएं थी और कुछ में दोनों मिक्स थे। 10 कार्ड पुरुषों वाले थे, 10 महिलाओं वाले थे, 10 दोनों के शामिल थे, जहां पर ये विभिन्न गतिविधियां कर रहे थे और इनकी गतिविधियों के आधार पर हमारे मार्गन और मुर्रे ने बच्चों से कहानियां लिखवाई और उनसे बच्चों के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया। अब देखो इसमें याद क्या रखना है आपको। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, स्टोरी आपसे नहीं पूछेंगे, प्रक्रिया आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे? तथ्यात्मक क्वेश्चन केवल यहां से आते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। क्या क्या पूछा जाता है? अक्सर पूछा जाता है इसके प्रवर्तक का नाम किसने दिया। अक्सर पूछा जाता है इस टाइटल से संबंधित कोई प्रश्न, फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर मार्गन मुर्रे ने कौन सा दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हॉट क्वेश्चन होता है इन कार्ड्स की संख्या को लेकर, यह पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कितने वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस टेस्ट में से आपको पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलें सर अगले टेस्ट की ओर, जो है आपके प्रक्षेपी विधि का अगला, जिसका नाम है बाल संबोधन परीक्षण। इंग्लिश में कहेंगे इसको हम चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये हो गया CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT। देखो क्या है, पीछे वाले में तो यहां पर
थीमेटिकल था तो टी हो गया था, यहां चाइल्ड है तो सी हो गया, बाकी सेम है, कोई फर्क दोनों में नहीं है। पहले वो था, उसके बाद में ये बनाया गया। तो साथियों, बाल संबोधन परीक्षण चाइल्ड एप्रिसिएशन जो टेस्ट हैं वो किसने बनाया? लियोपोल्ड बेरलॉक ने बनाया, अर्नेस्ट क्रिश ने इसको डेवलप किया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये टेस्ट छोटे बच्चों के लिए हैं। किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए, पहली बात। अब जब छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहानी लिखवाई जाएगी कि सुनाई जाएगी? क्योंकि छोटे बच्चे लिख नहीं सकते ना, तो मौखिक कहानी सुनाने को कहा जाता है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को किसी व्यक्ति के पिक्चर के बारे में विश्लेषण करना ज्यादा आसान होता है या जानवरों के पिक्चर का विश्लेषण करना आसान होता है? तो आपका आंसर होगा जानवरों का, क्योंकि सिमिलरिटीज व्यक्तियों में ज्यादा होती हैं लेकिन जानवरों में सिमिलरिटीज तुलनात्मक कम होती हैं। जैसे गाय और बिल्ली में आसानी से फर्क हो जाता है, कुत्ते और हाथी में बड़े आसानी से फर्क हो जाता है, लोमड़ी और कैमल में बड़े आसानी से फर्क हो जाता है। तो वहां सिमिलरिटी नहीं होती, समानताएं तुलनात्मक कम होती हैं मनुष्यों के। इसीलिए जानवरों के चित्र बच्चों को दिखाए जाते हैं ताकि आसानी से वो समझ जाएं और अंतर भी कर सकें। तो यहां पर क्या था साहब, आसान बनाने के लिए जानवरों के चित्र रखे, छोटे बच्चे हैं तो कहानी सुनाने को कहा गया। उसके अलावा क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कार्ड्स की संख्या भी कम हो गई। ठीक है, आपको याद रखना है, यहां कार्ड्स की संख्या है 30, यहां कार्ड्स की संख्या 30 तो थी आपकी टीईटी में, और यहां पर है केवल 10। वहां लिखवा रहे थे, यहां सुनवा रहे हैं कहानी। वहां पर महिला पुरुषों दोनों के मिक्स पिक्चर थे और यहां पर केवल जानवरों के पिक्चर हैं। बस इतना सा फर्क है दोनों में, यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या कि किसने दी, तो आंसर क्या हो जाएगा? लियोपोल्ड बेरलॉक ने दी 1948 में। और इसको विकसित किसने किया? तो अर्नेस्ट क्रिश ने इसको आगे डेवलप किया। साथियों, यहां पर कुल कार्ड्स कितने हैं? 10 कार्ड्स हैं टोटल, और चित्र किसके बने हैं? उन पर जानवरों के चित्र बने हैं। इन कार्ड्स की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आयु भी आपको ध्यान रखनी है, कितने साल के बच्चे? 3 से लेके 11 वर्ष के बच्चे, पीछे 14 वर्ष से ज्यादा के बच्चे थे। आप एक टेबल भी बना लेना कि टीएटी और सीएटी में क्या फर्क है, दोनों का आप व्यक्ति का नाम लिखना, कार्ड्स की संख्या को लिखना, क्या था तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। क्या था देखो, बच्चों को जानवरों के चित्र दिखाकर प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है एवं बालक जैसी प्रतिक्रिया करें उस आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। चित्र दिखाया बच्चों को, बच्चों से रेस्पॉन्सेस लिए, कहानी सुनाने को कहा, प्रतिक्रिया करने को कहा, उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, कहानी के आधार पर, उनके बातों के आधार पर व्यक्तित्व जानने का प्रयास किया जाता है, कहानी सुनाने को कहा जाता है। देखो कुछ आपको चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला चित्र है यहाँ पर मंकी फैमिली है, बंदरों का परिवार है। ये मंकीज फैमिली आपस में कुछ चीजें बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये मंकी मदर है बच्चे के साथ, ये दोनों जो है इसके पिता पुत्र होंगे, कुछ होंगे, जो भी है। आप इनके हाथों को देखो, एक्सप्रेशन को देखो, जूम करके देखो, पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो बहुत सारी बातें यहां पर हैं। ऐसे ही जो दूसरी पिक्चर है यहां पर क्या है, ये आपका ये एक मुर्गी है, इसके चूजे हैं, ये सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे हैं। ये डाइनिंग टेबल पे हैं, लंच या डिनर करने की कोशिश में है। यहां पर बियर फैमिली है, भालू हैं, 2 भालू रस्सी को खींच रहे हैं, एक भालू के साथ उधर एक दूसरा भालू भी लगा हुआ है। तो क्या है, इस तरह के चित्र बच्चों को दिखाए जाते हैं और दिखाने के बाद इनके ऊपर कहानी सुनाने को कहा जाता है या इनके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देने को कहा जाता है। जब बालक इन छोटे छोटे जानवरों के चित्रों के कार्ड्स को देखकर कहानियां सुनाते हैं तो उनकी कहानियों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर, पात्रों के नामों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर, थीम और बैकग्राउंड के आधार पर उनके व्यक्तित्व का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ये हो गई हमारी CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, लियोपोल्ड बेरलॉक के द्वारा प्रतिपादित, अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा डेवलप्ड। आगे चले दोस्तों, तो हम तीसरी विधि की बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लोट टेस्ट। ये सबसे पुरानी विधि है, इंक ब्लोट टेस्ट इसको कहा जाता है, IBT भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। साथियों IBT जो है, इंक ब्लोट टेस्ट जो है,
ये सबसे पुराना तरीका है और सबसे कारगर तरीका है और ये बड़े बच्चों के लिए, किशोरों के लिए प्रयुक्त होता है। देखो यहाँ पर जो हमारे स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हरमन रोरशा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। हरमन रोरशा ने 1921 में 1921 में इस विधि को प्रतिपादित किया। क्या है इसमें? आपने देखा होगा जब भी हम किसी इंक वाले पेन को इस्तेमाल करते हैं, वो अगर उसकी इंक का एक धब्बा कपड़ों पर लग जाता है तो एक फैल जाता है, चाहे एक डिजाइन सी बन जाती है। जो कागज होता है, आज वर्तमान जो पेपर्स हैं उसमें प्लास्टिक या दूसरे कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे सॉफ्टनेस होती है और इंक फैलती नहीं है। लेकिन जो पुराने जमाने में 1921 की बात करें, उस जमाने में जो कागज होते थे वो प्योरली वुड, लकड़ी के बने होते थे, पेड़ों से बनते थे और वो ऐसे थोड़े मोटे होते थे और उसमें इंक फैल जाती थी। कोई भी धब्बा लगेगा तो निश्चित रूप से फैलेगी क्योंकि उसमें केमिकल्स और प्लास्टिक मिक्स नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या करा, कागज पर कुछ स्याही के धब्बे बनाए। जैसे मान लो ये एक पेपर है, मैं यहाँ अगर स्याही डालता हूँ, स्याही छिड़कता हूँ तो ऐसे 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 कुछ धब्बे से बनेंगे, ऐसे कुछ बनेंगे धब्बे, ऐसे कुछ बन सकती है आकृतियां, कुछ ही बन सकती हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो ऐसे कुछ स्याही के धब्बे उन्होंने छिड़के और उन स्याही के धब्बों से जो आकृतियां बनी, जो चित्र बने, उन आकृतियों को दिखाकर उन्होंने किशोरों से, बालकों से उन आकृतियों के बारे में पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आकृति स्पष्ट किसी की भी नहीं है, किसी की भी स्पष्ट आकृति नहीं है क्योंकि स्याही का धब्बा है। उस स्याही के धब्बे में आप जो चाहें वो आप देख सकते हैं। तो आप उसमें क्या देखते हैं, उसको देखकर क्या इमेजिनेशन आपके मस्तिष्क में आता है, इसका संबंध होता है आपके अचेतन या अर्धचेतन कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने पीछे आपको बताया था कि जो हमारा अचेतन होता है वो दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार उससे संबंधित होता है। तो अचेतन में जो हमारी मूल भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हम सुख चाहते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिस तरह का हमारा मूल थॉट प्रोसेस है, मूर्त रूप से हम चाहते हैं, सोचते हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वैसा ही इमेजिनेशन हमें उसमें दिखाई देता है। देखो कैसे, आपने कई बार देखा होगा बरसात के समय में जब आकाश में बहुत सारे बादल मंडराते रहते हैं, घने और काले बादल होते हैं, तो उसमें कई सारी आकृतियां बनती हैं, कई सारे चित्र बनते हैं। कभी आपको उसमें कोई हाथी दिखाई देता है, कभी कोई कबूतर दिखाई देता है, कभी कई लोग कृष्ण बंसुरी बजाते हुए दिखते हैं, उसके कई बार व्हाट्सएप पे इमेज भी आते रहते हैं। कई बार क्या दिखता है, कई बार क्या दिखता है। तो वो जो बादल है उसकी कोई स्पष्ट इमेजिनेशन नहीं है, स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हर 5 व्यक्ति साथ बैठे हुए हैं, पांचों से कहा जाए कि आप ऊपर जो आपको बादल दिखाई दे रहा है, आपके पास 2 मिनट का समय है, इसको देखो और बताओ क्या किसकी आकृति बन रही है, और आपको अलग अलग बताना है या फिर लिख देना है चुपचाप। तो आप यकीन मानिए उन 5 व्यक्तियों को जो दिखाई देगा वो अलग अलग होगा, किसी भी स्थिति में एक जैसी आकृति उनको दिखाई नहीं देगी। अब जो उनको दिखाई दी उसका कनेक्शन उनके अचेतन के साथ में है। अगर किसी का विध्वंसात्मक प्रवृत्ति है तो उसको कोई विध्वंसात्मक सीन दिखेगा, आक्रामक सीन दिखेगा, हिंसात्मक सीन दिखेगा, किसी ऐसी घटना से, चित्र से या फिर पात्र से वो इसको रिलेट करेगा। किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो शांति प्रिय है, शांति प्रिय है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी मंदिर का से संबंधित, कोई चरित्र से संबंधित, कोई दया, दान, पुण्य या शांति या इस तरह की चीजों वाला कोई ना कोई उसको प्रतीक उसमें दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, ये हर व्यक्ति के दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है, कौन किस चीज को किस नजरिए से देखता है, और नजरिए, दृष्टिकोण का संबंध होता है सोच विचारों के साथ या फिर अचेतन के साथ। तो इस तरीके से एक व्यक्ति की आंतरिक अभिव्यक्तियों को प्राप्त करके, अचेतन की संरचना को जानकर, इस विधि में हरमन रोरशा ने व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया। वो जो बाहर स्याही के धब्बे दिखाए वो बाहरी उद्दीपक हैं, उस उद्दीपक पर व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं जो अचेतन से कनेक्ट होती हैं, और उन प्रतिक्रियाओं का, घटनाओं का, कहानियों का या वाक्यों का के आधार पर मनोवैज्ञानिक उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों ये था हमारा स्याही धब्बा परीक्षण। देखो यहाँ पर कार्ड्स की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्ड्स की संख्या हो गई 10। किससे बने हैं? स्याही के धब्बे से बने हैं। इन 10 कार्ड्स में से साथियों जो 5 कार्ड्स हैं, ये 5 कार्ड्स हैं काले व सफेद रंग के। कौन से रंग के? काले व सफेद रंग के। 2 कार्ड्स हैं वो लाल रंग के हैं। शेष रहे 3 वो नीले व अन्य रंगों के हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना, यहां से भी कई बार पूछा जाता है। एटलीस्ट इन कार्ड्स की संख्या को तो बहुत बार पूछा गया है। और ये किसके लिए उपयुक्त हैं? किशोर बालकों के लिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे स्याही के धब्बों के साथ इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, इतना आसान उनके लिए नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्ट कोई चित्र है ही नहीं, कोई मूर्त ऐसी कोई चीज उस स्याही के धब्बों में नहीं है जो मूर्त बच्चों के मस्तिष्क में बनी हुई हो। तो अमूर्त संरचनाएं हैं और थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट, इसलिए किशोरों के लिए है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बालकों को स्याही के धब्बों से बनी हुई आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। बालक जैसी आकृति बताते हैं उस आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। अब ये कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स की संख्या थी 10। जो हरमन रोडसा का मूल कॉन्सेप्ट था वहां ऐसे ही कुछ कार्ड्स थे। देखिए, इससे ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं, ये पहले वाला कार्ड, ये सेकंड वाला, ये थर्ड कार्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये जो 5 कार्ड हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हैं, काले और सफेद रंग के हैं। उसके बाद शेष जो आपके 2 कार्ड हैं वो रेड कलर के हैं। कौन से कलर के हैं साथियों? रेड कलर के हैं। और बाकी 3 कार्ड नीले व अन्य रंगों के हैं। तो ये जो 2 कार्ड हैं ये रेड कलर के और बाकी 3 कार्ड जो हैं अन्य रंगों के हो गए। कुल मिला के 10 कार्ड्स हो गए। तो 5 तो वो 6 नंबर का ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, ये 9 और ये कुल मिला के 10 कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं जो हरमन रोडसा ने अपनी इस विधि में इस्तेमाल किया था। इन कार्ड्स को दिखाया गया जो स्याही के धब्बों से बने हुए हैं और इसके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया। चलते हैं साथियों अगले मेथड की ओर, जिसका नाम है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कॉम्प्लीसेशन टेस्ट। ये दिया है पाइन व टेंडलर ने। याद रखना है किसने दिया? पाइन व टेंडलर ने। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT इसको कहा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है जी? इसमें कुछ अधूरे वाक्य बच्चों को दिए जाते हैं और अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो अधूरे वाक्यों को बालक जब पूरा कर रहा होता है तो उन अधूरे वाक्यों को पूरा करने में जिन सेंटेंसेस का, जिन शब्दों का, जिस वाक्यांश का प्रयोग करता है उसके आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक सेंटेंस है, मेरा छोटा भाई, ठीक, इतना लिखा, आगे डॉट डॉट बना दिया। अब बच्चों से बोलते हैं कि आगे आप इसको पूरा करो। एक बच्चा बोलता है मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है, एक बोलता है बहुत बुरा है, एक लिखता है मैं उससे काम करवाता हूं, एक लिखता है मैं उसकी मदद करता हूं, एक बोलता है मैं उसको पीटता हूं, एक बोलता है मैं उसको आइसक्रीम खिलाता हूं। तो इस मेरे छोटे भाई से आगे का जो सेंटेंस है उसको हर बालक ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों से पूरा किया। अब उसमें जो सेंटेंस आए, शब्द आए, वाक्यांश आए, उनके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि कौन से बालक का व्यक्तित्व किस तरह का है। यह है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। किसने दिया साथियों? पाइन व टेंडलर ने दिया 1913 में। बालक को अधूरे वाक्यों की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है एवं वाक्य पूर्ति के आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। एक शीट मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है। इस तरह की शीट बच्चों को दी जाती हैं और इस शीट में बच्चों से सेंटेंसेस पूरे करवाए जाते हैं। बच्चे का नाम यहाँ लिखवाया जाता है, उम्र और सेक्स यहाँ लिखवाया जाता है, डेट होती है। उसके बाद इस तरह के 15, 16, 10, 20 जो भी हैं सेंटेंस बच्चों को देते हैं, उनको पूरा करवाते हैं। इन सेंटेंसेस में जो खाली स्थान है, यहाँ पर जो बच्चे ने सेंटेंस लिखा, इसके आधार पर हम व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। यह हो गया पाइन व टेंडलर का वाक्य पूर्ति परीक्षण। किसके लिए? प्रक्षेपी विधि के तहत व्यक्तित्व को मापने के लिए। चलते साथियों 5वें नंबर के टेस्ट की ओर, जिसका नाम है शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो गया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। शब्दों का साहचर्य बनाते हैं या फिर शब्दों के आधार पर हम व्यक्तित्व को मापने की कोशिश करते हैं। किसने दिया? ये दिया है गाल्टन ने 1879 में। इसमें क्या होता है देखो, शब्दों की सहायता से किसी भी बालक के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। वाक्य पूर्ति में तो वाक्य और वाक्यांश के आधार पर हम पता कर रहे थे व्यक्तित्व का, और यहां पर शब्दों के आधार पर पता कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है दोनों में, बाकी ये व्यक्तित्व को जानने के सेम से टेक्निक है, सेम से तरीके हैं। देखो
इसकी भी सीट मैंने आपके सामने रखी है। ये जुंग ने जो बनाया था वो आपके सामने है। ये नाम हो गया, डेट हो गई और इंटरव्यूअर हो गया। उसके अलावा यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द यहां बच्चों को लिखने होते हैं और इन बच्चों के द्वारा लिखे गए शब्दों के आधार पर हम इस टेस्ट में व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, एक मैं सामान्य एक टेक्निक बताता हूं जिसको हम व्यवहार में अक्सर काम लेते हैं। हम भी कई बार व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। आपने वो खेल देखा होगा, चिड़िया उड़ कबूतर उड़ वाला। बच्चे से हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं कि चिड़िया उड़, कबूतर उड़, चींटी उड़, हाथी उड़। अब जो उड़ने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो उड़ने वाला नहीं है अगर उस पर भी हाथ उठा दिया तो हम बोलते हैं आउट हो गया, फाउल हो गया, तू गेम से बाहर। ऐसे खेल बच्चे खूब खेलते हैं। बचपन में हम भी खेला करते थे चिड़िया उड़ के नाम से। अब देखो, यहां पर उड़ने की जो संकल्पना है उसके साथ हम शब्दों को एसोसिएट करवा रहे हैं, उनका साहचर्य करवा रहे हैं कि इस बालक में या व्यक्ति में उड़ने वाले जो जानवर हैं, उड़ने वाले जो पक्षी हैं सॉरी, उन पक्षियों का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, कितना जल्दी से चीजों को कनेक्ट कर पाता है, किस तरह का इसका व्यक्तित्व है। तो जो ही फटाफट फटाफट बोलते हैं तो भैंस भी उड़ जाती हैं, तो बोलते हैं यार भैंस भी कभी उड़ती है क्या, क्या बात करता है। तो इस तरीके से हम शब्द साहचर्य के माध्यम से बच्चों के व्यक्तियों के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हुई जो प्रक्षेपी विधियां कहलाती हैं और व्यक्तित्व को मापने के लिए अचेतन और अर्धचेतन मन को व्यवहार में प्रक्षेपित करवाती हैं। एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, फिर आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे। कुछ चीजें हैं यहां पर। पहली चीज क्या, हमने किन विधियों का अध्ययन किया? हमने अध्ययन किया प्रक्षेपी विधियों का। प्रक्षेपण शब्द किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। प्रक्षेपी विधियां किस मन को प्रक्षेपित करवाती हैं? तो अचेतन और अर्धचेतन मन को प्रक्षेपित करवाती हैं। प्रक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होता है? कुछ बाहरी उद्दीपक होते हैं, उन उद्दीपकों की सहायता से अचेतन मन के व्यवहार को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है और इस बाहर प्रदर्शित या प्रकटीकरण में आने वाले व्यवहार के आधार पर मनोवैज्ञानिक जो हैं वो व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। कई सारी टेक्निक हैं, कई सारे तरीके हैं प्रक्षेपी विधि के। हमने 5-6 तरीकों का यहां पर अध्ययन किया। उनमें से हमने नंबर 1 पे किया TAT, थीमेटिकल एप्रिसिएप्शन टेस्ट। नंबर 2 पे हमने समझा CAT, चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट। नंबर 3 पर हमने समझा IBT, इंक ब्लोट टेस्ट, स्याही धब्बा। नंबर 4 पे हमने समझा सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। और नंबर 5 पे हमने जाना शब्द साहचर्य, जहां वर्ड्स को एसोसिएट करके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो साथियों, ये हमारा आज का सेशन यहीं बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे अप्रक्षेपी विधियों के बारे में जो चेतन मन का पता लगाती हैं व्यक्तित्व को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।